नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरी एक लंबी लड़ाई है जिसमें मैं आपका साथ चाहता हूं। एक लंबी लड़ाई इस नेचर को बचाने की है, मां गंगा को बचाने की है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि समाज के प्रति, देश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार मुझसे क्यों नाराज होती है, ये भी इस एक पहल का नतीजा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के लिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि आप केवल इसको सुने नहीं बल्कि मुझे एक मैसेज जरूर करें कि ये मेरी लड़ाई जायज है या नाजायज। मुझे एक मैसेज जरूर करें कि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक्टिविस्ट हूं, मेरा ये काम एक्टिविज्म में आता है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपने देखने वाले सभी लाखों दर्शकों को दुनिया के 140 मुल्कों से ज्यादा जगह जहां ये मेरा यूट्यूब देखा जाता है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरी इस लड़ाई के लिए मैं सही हूं या गलत हूं, पूरा वीडियो सुनने के बाद एक मैसेज, एक कमेंट जरूर करिएगा। ये लड़ाई शुरू होती है कोविड काल से, कोरोना काल से। वो दौर बहुत खराब था। पहला दिन था, लोग अचानक सड़कों पर निकल पड़े थे, बंद कर दिए गए थे सारे दरवाजे। मैंने देखा था उस पहले दिन की रात को लोग छोटे छोटे बच्चों को अपना बैग सिर पे रख के, कंधे पे बच्चे बिठाए सड़कों पर निकल रहे थे। पैरों से खून रिस रहा था, पानी नहीं था पीने को। तब मैंने फैसला किया कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, हम सब लोग मित्रों ने, मेरे दोस्त हैं, शेखर हैं, आलोक है और कुछ और मित्रों ने, हम लोगों ने एक रसोई तैयार करी, 1000 पैकेट और पानी बनवाया। 45 दिनों तक कंटिन्यू मैंने अपनी गाड़ी से भर के वो पानी, खाना लोगों तक पहुंचाया। बाद में मेरे लंग्स अफेक्टेड हो गए, मैं खुद कोविड में आ गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहां से मैं कोरोना डायरी लिखता रहा और उसके बाद सेकेंड लहर आई। और ये जो दूसरा वीडियो है, ये कोरोना की दूसरी लहर के बाद तड़प तड़प कर मरते हुए इंसानों को लेकर है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में 4 PM ने जो काम किया उसकी मैं तारीफ करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं अपनी और अपने संस्थान की तारीफ कर रहा हूं। मेरा फोटो जर्नलिस्ट है, मेरा फोटोग्राफर है सुमित, जान की बाजी लगा लगाकर कोविड की फोटो खींच रहा था। प्रतिबंध लगा दिया गया था, सेंसर लगा दिया गया था, सरकार डरा रही थी, धमका रही थी, कह रही थी फोटो छापेंगे मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन दुनिया की तमाम वेबसाइटों पर और अखबारों में अगर कहीं फोटो छप रहे थे तो वो 4 PM से लिए हुए फोटो छप रहे थे। जापान के मेरे मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा, मुझसे कहा कि जापान के नेशनल चैनल पर 4 PM चल रहा है कि कोविड की क्या स्थिति है। हम बता रहे थे, हमें कोई लाशें दिखाने का शौक नहीं था। मेरे अपने परिजनों की डेथ हुई थी, करीबी लोगों की डेथ हो रही थी। मैं इस सिस्टम को जगाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और उसी दौर में फिर मैंने गंगा में बहती हुई लाशें देखी। मैंने खुद जाके उन जगह को रिपोर्ट किया और मेरा दिल दहला। हमको लगा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार कहे जाने वाला दैनिक जागरण पहले पेज पे खबर छाप रहा था कि हर साल लाशें आती हैं, परंपरा है, ये कोविड की लाशें नहीं है। मुझे शर्म आई कि ऐसे अखबार भी समाज में मौजूद हैं जो सरकार की चाटुकारिता में, सरकार के स्वार्थ में, सरकार के करोड़ों रुपए के विज्ञापन के चक्कर में इतना झूठ बोलते हैं। अगर वो परंपरा थी तो इस साल वो लाशें इलाहाबाद में, प्रयागराज में और कानपुर में क्यों नहीं आई? कहां चली गई वो लाशें? इस देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया आपको गुमराह करना चाहता है, चाहता नहीं है सच कभी आपके सामने आए। मैंने सोचा लड़ाई इससे ज्यादा बड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए मेरी ड्यूटी है। मैंने देखा, चाहे ये परंपरा हो, चाहे ये कोरोना काल की लाशें हो, इस तरह गंगा में प्रवाहित नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मैंने वो डाटा, वो फोटो इकट्ठा करना शुरू किया। दिन था, रात था, मैं मेहनत किया, गया इस स्पॉट पे, मौके पे देखा, थक गया था, पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन रेत में जाया कि मैंने वो जगहें देखी जहां पे ये लाशें फेंकी जा रही थी, जानवर खा रहे थे। सारा डाटा
कलेक्ट करके लाया और मेरा एक शानदार भाई और शायद हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एडवोकेट मोहम्मद हैदर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने सब डाटा रखा और फिर बैठ के हम लोगों ने कई रात बैठ के मिलकर एक रिट तैयार करी। दिल्ली में बहुत जाने माने वकील हैं, हैदर भाई ने रिट तैयार करी और दिल्ली के मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मोहम्मद तलहा साहब एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं। हम लोगों ने एनजीटी में वो रिट दायर करी। हमने कहा एनजीटी में ये परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, गंगा में ऐसी लाशें ना भाई जाए दोबारा, ये फैसला होना चाहिए, गंगा को प्रदूषण से बचाना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। हंगामा मचा। आप जानते हैं सरकार कैसे अदालतों को मैनेज करती है, बड़े बड़े वकील एनजीटी में खड़े कर दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एनजीटी ने कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिए, भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिए। एनजीटी ने पूछा कि भाई आप गंगा में ये जो लाशें, भाई इनके इंतजाम आपने क्यों नहीं किए, क्या किए, इस सबका डिटेल विवरण मांगा। और दुनिया के सारे बड़े अखबारों ने, सारे बड़ी वेबसाइट ने, शायद ही कोई बड़ा अखबार और चैनल होगा जिसने मेरी ये खबर छापी ना हो। दुनिया भर में ये खबर छप रही थी कि एक पत्रकार संजय शर्मा ने एनजीटी में कोरोना में बही लाशें और भविष्य में गंगा में गंदगी ना हो, लाशें ना बहाई जाए, इसके परमानेंट हमने एनजीटी में कहा एक फोर्स बनाई जानी चाहिए जो गंगा तट पर रहे। गंगा को बचाना, देश को बचाना है। गंगा प्रदूषित हो गई तो देश की लाइफलाइन है गंगा, देश खत्म हो जाएगा। गंगा पवित्र मां है, इसको बचाने की एक मुहिम करना चाहिए। हमने एनजीटी में तमाम बहुत बड़ी एक रिट अपनी दायर करी और उसके बाद एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के अफसरों से नोटिस करके जवाब मांगा, लेकिन सरकार के नाकारापन देखिए। महीनों बीत गए, दोबारा तारीख पड़ी और सरकार के वकील कह रहे हैं कि हजूर अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब किस चीज का मुकदमा। हमने कहा कि ये सिर्फ कोरोना की लाशें नहीं है, भविष्य में दोबारा गंगा तट पे, मां गंगा के तट पर, नदियों के किनारे लाशें ना बही जाए, गंगा और नदियां प्रदूषित ना की जाए, ये इसकी लड़ाई है। हमने इस बात का भी उल्लेख किया कि हम ऐसी मुहिम चलाते हैं। जब कोरोना के 50 केस हुए थे तो उत्तर प्रदेश में पान मसाला प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि थूकने से पान मसाला कोरोना फैल रहा है। और जब 50,000 केस हो गए तो पान मसाला कंपनियां एक्टिव हुई, हजारों करोड़ की कंपनियां होती हैं, और एक दिन आदेश हुआ कि पान मसाला खोलने की, बेचने की अनुमति दी जाती है। मैं चौंक गया, लोग तड़क तड़क के मर गए थे। ऐसे मौके पे पान मसाले की अनुमति कैसे दी जा सकती है। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट मैंने पीआईएल करी, तमाम पान मसाला कंपनियों ने मुझ पर दबाव बनाया, मैं नहीं झुका। रजनीगंधा जैसी कंपनियों ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि मी लॉर्ड, हम 10 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में देकर आए। हमने सवाल किया कि आप प्रधानमंत्री के फंड में 10 करोड़ रुपए देकर क्या इस देश में मौत बांटने का लाइसेंस लेकर आए हैं। एनजीटी में जब तारीख हुई तो वकील कह रहे हैं कि हजूर कोरोना खत्म हो गया। हमारा प्रतिवाद था ये परमानेंट लड़ाई है, ये परमानेंट मुहिम है, गंगा को बचाइए, नदियों को बचाइए। मुझे खुशी है कि इस बार एनजीटी ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने माना कि ये सरकारें, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार और भारत सरकार लापरवाही बरत रही है। एनजीटी ने एक नोटिस जारी किया है भारत सरकार के सचिव वन को, सचिव जल शक्ति मंत्रालय को और महानिदेशक स्वच्छ गंगा मिशन के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से 10 अप्रैल को हाजिर होने को कहा गया है। ये एक बड़ी लड़ाई की जीत है, मेरी एक बड़ी मुहिम की जीत है कि इस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से बताएं कि इस मामले में क्यों किया, सरकार का जवाब क्यों नहीं आया। आप बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूं? गंगा के तट पर अगर इस तरह लाशें बहाई जाएंगी तो पानी प्रदूषित होगा, मछलियां मरेंगी, जीव जंतु मरेंगे। हम और आप गंगा का आचमन करते हैं, अमृत मानते हैं, वहां नदी दूषित हो जाएंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एनजीटी को, वो तमाम प्रेशर के बावजूद फैसला दिया। 10 अप्रैल को सरकारों से पूछा है, भारत सरकार से पूछा है कि मेरी रिट पर आपका क्या मानना है। मुझे यकीन है कि गंगा को बचाने के लिए एनजीटी का आदेश करेगा, मां गंगा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए फोर्स बनाई जाएगी, कम से कम नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाया जा सके। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। इस लड़ाई में हम सबकी लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है।
अपने अपने स्तर पर अगर हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो नेचर खत्म हो जाएगी। साथ जरूर दीजिएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा क्या लड़ाई सही है या गलत। शुक्रिया।